बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9th फिज़िक्स का 8th लेक्चर है। इस 8वें लेक्चर में हमने ये सीखना है कि स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने से पहले हम पहले रिकॉल करेंगे कि सबसे पहले जब भी क्वांटिटीज़ की बात हुई तो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ऊपर देखा। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ के जिन्हें मैयर किया जा सके। फिर हम इन्हें तकसीम करते हैं दो तरह की क्वांटिटीज़ में, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में ही हमें स्केलर्स और वेक्टर्स मिलते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ की अगर मैं तारीफ़ करूं तो मैं कहूँगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ये वर्ड दोबारा बोल लें, किसकी? मैग्नीट्यूड। MAGNITUDE क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड। के स्केलर क्वांटिटीज़ को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। अब फ़ौरन सवाल ज़हन में उठता है कि व्हाट इज़ दिस? मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, अब्दुर्रहमान आप ठहर जाएं आप ज़रा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी होती है इसमें यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को आप आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कोई भी नंबर हो, और उसके साथ अप्रोप्रिएट यूनिट। अब ये किस तरह से होगा? मिसाल के तौर पर मैं एक दुकान पर जाता हूं और मैं उसे कहता हूं कि मुझे आप चीनी दे दें। एक चीनी मटेरियल है, मैंने उससे चीनी मांग ली कि चीनी दे दे। वो फ़ौरन उसकी मिकदार पूछेगा कि कितनी चाहिए। मैं कहूँ 3 चीनी दे दे। कितनी? 3 चीनी। तो वो सवाल अगला पूछेगा 3 क्या? आपको 3 किलो चाहिए, 3 ग्राम चाहिए, 3 तोड़े चाहिए, या चीनी के 3 दाने आपके हाथ पे रख दूं? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? yes. या 300 की लेनी है? तो उसको, दुकानदार को आपकी बात जो है ना वो समझ नहीं आएगी कि आप 3 से मुराद क्या ले रहे हैं। आप वहीं पर अपनी बात मुकम्मल करते हुए उसे कहेंगे मुझे 3 किलोग्राम चीनी चाहिए। वो जो 3 किलोग्राम जैसे ही आप ज़ुबान से अदा करेंगे कहेगा बस ठीक है, वो तोलना शुरू कर देगा, तोलेगा, आपको दे देगा, आपसे उसकी रकम वसूल कर लेगा। अगर हम इस 3 किलोग्राम पर गौर करें तो इस 3 किलोग्राम में ये जो 3 है ये नंबर है। ये क्या है? नंबर है। और किलोग्राम जो है ये इसका यूनिट है। 3 किलोग्राम में 3 ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर है, और किलोग्राम जो है वो इसका यूनिट है। तो इस तरह ये एक नंबर और एक यूनिट ये मिलकर बनाते हैं मैग्नीट्यूड। जब आप मैग्नीट्यूड बयान कर देते हैं तो क्वांटिटी का पता चल जाता है। इसी तरह हम एक मिसाल और लेते हैं। आप पेट्रोल स्टेशन पर गए हैं, पेट्रोल पंप पर गए हैं, और वहाँ पर जाकर आप उन्हें कहते हैं कि मुझे 5 पेट्रोल डाल दो। अब 5 पेट्रोल जब आप डालेंगे, डालने के लिए कहेंगे, वो आपसे पूछेगा कि 5 क्या? 500 का लेना है, 5 लीटर लेना है, या मैं 5 कतरे तुम्हारे हाथ पे या पेट्रोल की टंकी में डाल दूं, या तुम 5 रुपये का पेट्रोल डलवाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप उसे कहते हैं 5 लीटर पेट्रोल डाल दें। वो जो 5 लीटर है उसमें 5 नंबर है और लीटर उसका यूनिट है, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? क्या बनाया? मैग्नीट्यूड। बात समझ आ गई? जब किसी मिकदार को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो तो ऐसी मिकदार को हम कहते हैं स्केलर मिकदार या स्केलर क्वांटिटी। क्लियर होगी बात? अब मैं आता हूं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर मिकदारें ऐसी मिकदारें होती हैं कि जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की, सिम्त की भी ज़रूरत पड़ जाती है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे? मैं कहता हूं कि मैं 2 घंटे चला। क्या कहा मैंने? 2 घंटे में चला। या मैं यूं कहूं कि मैं 2 किलोमीटर चला। कि मैं 2 किलोमीटर चला। आपके जहन में फ़ौरन से सवाल उठेगा, आप कहेंगे सर आप कहाँ गए? मैं कहूँ जहाँ खड़ा था वहीं पे ही था। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 2 किलोमीटर चला तो किसी ना किसी सिमत में मैं गया हूँगा।
तो मैं बात को मुकम्मल करते हुए कहूँगा कि मैं 2 किलोमीटर मशरिक़ की जानिब चला, मैं 2 किलोमीटर मगरिब की जानिब चला, मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ और या 2 किलोमीटर साउथ की, शुमाल या जनूब की जानिब चला। तो जब मैं ये बात कहूँगा कि मैं 2 किलोमीटर फ़लाँ डायरेक्शन में फ़लाँ सिमत में चला, तो आप कहेंगे कि अब आपकी बात जो है वो मुकम्मल हो चुकी। इसी तरह फोर्स की हम बात करते हैं तो फोर्स के साथ भी इसी तरह डायरेक्शन आ जाती है। वेट की बात करते हैं तो वेट के साथ भी डायरेक्शन आती है। आप किसी भी वेट की बात करें, आपको पता है कि वेट की डायरेक्शन किधर को होती है? हमेशा जानते हैं, नीचे की जानिब। अगर आपको ना पता चले कि किसी ऑब्जेक्ट के वेट की डायरेक्शन किधर को है, तो आपने वो ऑब्जेक्ट पकड़ना है और उसे छोड़ देना है। जब आप छोड़ेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि वेट की डायरेक्शन किधर है। लेकिन ख्याल रखिएगा, ऐसा तजर्बा कीमती चीज़ों के साथ नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपने वाले साहब का मोबाइल पकड़ा हो, वो 1.5 लाख का मोबाइल हो और आप उसको छोड़ दें, जब नीचे गिरे तो वाले साहब को आप बता रहे हो मैं तो तजर्बा कर रहा था। तो ऐसे तजर्बात जो है वो आपने कीमती चीज़ों के साथ नहीं करने। ठीक हो गया? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी ज़रूरत पड़ती है? डायरेक्शन की। अब लास्ट हमारी बात है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के आखिर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है या ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी आप लिखें, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ f लिख दूं तो ये f, खाली f जो है वो जाहिर करेगा कि ये एक स्केलर है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसी f को बोल्ड कर देता हूं, इस तरह से अगर यूं बोल्ड करके मोटा करके मैं एक लेटर लिख देता हूं, तो ये दूर से ही मुझे बताएगा कि जनाब मैं एक वेक्टर हूं। आप अपनी किताब पर देखेंगे बहुत से ऐसे वर्ड जो हैं, लफ्ज़ जो हैं वो आपको मोटे लिखे हुए नजर आएंगे, तो वो स्केलर्स की निशानदेही कर रहे होंगे। और जो सिंपल इस तरह लिखे हुए होंगे वो जो मोटे लिखे हुए हैं वो वेक्टर्स की निशानदेही कर रहे होंगे, और जो सिंपल इस तरह से लिखे हुए होंगे वो स्केलर्स की निशानदेही करेंगे। लेकिन टेस्ट करते हुए, पेपर में या लिखते हुए, हमें लिखते हुए, क्या हम हर एक वेक्टर को यूं बोल्ड करते रहेंगे? नहीं, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ से है। उसके लिए हम कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं उसके ऊपर एरो लगा दें या उसके ऊपर बार बना दें या उसके नीचे बार बना दें, आप इसको वेक्टर किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आम तौर पर आपके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इन दो पहले लेटर्स की सूरत में होती है। या तो आप वेक्टर के ऊपर एरो बना दें या वेक्टर के ऊपर बार बना दें, बार लगा दें, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, किससे जहान तो दूर दी भी किसे दिया रहे हो ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ये मैं कल से एरोप्लेन मोड पे लगाऊंगा। चौथी आ जाए, अगली गाल करो। मेरे घर वालों को भी पता है, नहीं मेरे घर वालों को भी पता है, जब वो पढ़ा रहा होगा वो कॉल नहीं उठाएगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते वो लोग। उन्हें पता है, मेरे घर वालों को ये पता है कि जब ये सो रहा है तो इसे नहीं उठाना, और उन्हें पता है कि जब इसके काम का टाइम है फिर ये किसी भी हालत में हो इसने जाना है। समझ आ गई? तो उनको पता है, वो 18 कॉलें कर लें, जब वो मैं फ़ोन करूंगा वो सिर्फ इतना पूछेंगे आप कॉल नहीं उठा रहे थे, तो मैं कहूँगा मैं पढ़ा रहा था, गल ख़त्म। खैर, यहाँ तक ये बात आपको मुकम्मल हो गई। अब ये तो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कि उसके लेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को, मिकदार को हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक एरो की फॉर्म में होती है, इस तरह से कि एक लाइन जिसके एक सिरे पर, एक साइड पर आपको एरो हेड मिलता है, जिस तरह एक तीर होता है, और दूसरा उसका सिरा जो है वो इसी तरह वेकेंट होता है, उस पर किसी किस्म का एरो नहीं होता। इसको कंप्लीट को आप एक रे भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये एक रे की फॉर्म में होता है। इसका ये जो एरो हेड है ये आपको
उस डायरेक्शन में निशानदेही करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जिस सिमत आप जा रहे हैं, जिस सिमत की डायरेक्शन है, ये एरो हेड भी उसी सिमत में होगा। और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई बताएगी मैग्नीट्यूड। वेक्टर में दो ही चीज़ें थी ना, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का पता चलेगा इसकी लंबाई से, और डायरेक्शन का पता चलेगा इसकी सिमत से कि इसका मुंह किस तरफ है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हमने आज अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया, जिसमें हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ थी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ थी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इन तीनों को मुकम्मल कर लिया है। कल इंशाल्लाह फिर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।